बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेंगू फीवर की बात करेंगे क्योंकि ये बुखार आजकल फैला हुआ है। इसके अलावा और भी बुखार की वजूहात हैं। आजकल गला ख़राब होने से सबसे ज़्यादा बुखार आ रहा है और मलेरिया भी आजकल आ रहा है। टाइफाइड का भी कोई केस है, लेकिन डेंगू चूँकि ख़तरनाक है कुछ परसेंटेज में, तो इसलिए हमारे साथ डॉक्टर आफाक साहब हैं। इनसे हम कुछ पूछते हैं कि आजकल ये मरीज़ देख रहे हैं, तो डेंगू की अलामत कैसे आप सस्पेक्ट करते हैं कि डेंगू है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम डॉक्टर आफाक है। जी जैसा कि बहुत अच्छा टॉपिक आज का सिलेक्ट किया है डॉक्टर साहब ने, और ज़ाहिर बात है इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, हम इनसे सीखते भी रहते हैं। तो आज इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं भी इसके बारे में अपने जो है वो इज़हार राय और जो ताकि लोगों का जिसमें फ़ायदा हो सके, जो लोग कर सकते हैं मेडिकल के अलावा भी जो आम लोग हैं उनकी समझ में ऐसी बातें आएँ। तो डेंगू की अलामात के अंदर जो सबसे ज़्यादा अलामात हैं वो देखें, बुखार का तेज़ होना, यूजुअली हाई ग्रेड फ़ीवर हम बोलते हैं, जो 104 से ऊपर का बुखार हो, साथ उसके सर में दर्द, आंखों में दर्द, पट्ठों और जोड़ों में दर्द। ये जो है कॉमन सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि तकरीबन ज़्यादा मरीज़ों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ चंद एक मरीज़ों के अंदर जिनमें ये अगर ज़्यादा सीवियरिटी हो डिज़ीज़ की, उनके अंदर जिस्म के ऊपर निशानात जिसको हम रैश बोलते हैं वो आ जाना, पटीकियाई हेमरेज हो जाना, वो लेटर स्टेज के अंदर हम जो है वो देखते हैं। लेकिन हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ सर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मतली का होना या पेट में दर्द अगर जिसको हो रहा है तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें बरसात का क्या ताल्लुक है कि अक्सर बरसात के बाद होता है ना? जी जी बिल्कुल। इसके बारे में देखें, डेंगू के लिए मच्छर का तो नाम हर कोई ज़्यादा लेता है, लेकिन बेसिकली डेंगू एक वायरल फीवर है, वायरस होता है। मच्छर का किरदार इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर के बगैर ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता। मच्छर इसमें होस्ट या ट्रांसमीटर होता है, यानी कि जैसे पैगाम रसानी कोई करता है बीच वाला बंदा, तो समझें इसी तरह मच्छर एक पैगाम रसा इस बीमारी को लेके वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसके ज़रिए जो है फिर ये फैलता है। इसलिए बरसात में चूँकि साफ़ पानी में होता है ये मच्छर, फीमेल जो है वो जिप्टियाई मच्छर होता है, तो वो एडीज जिप्टियाई की वजह से फिर ये फैलता है। तो इसलिए मच्छर का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बरसात के बाद ये ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें जो वायरस हमारे अंदर जाती है, मच्छर जो है एक मरीज़ की जो है उसमें वायरस होती है, फिर वो काटता है, फिर उसके अंदर फिर वो इंसान दूसरे को, तो क्या क्या उसमें कैसे ये वायरस बॉडी को डैमेज करती है जिससे बीपी लो हो जाता है और खून में समझे? अच्छा, इसमें एक तो पहले ये बात कि इसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि अगर एक बंदे से काट के दूसरे बंदे को काट भी गया मच्छर, तो जो अंदर इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 दिन से लेकर 14 दिन के दरमियान किसी भी टाइम पे हो सकता है। ये नहीं कि अगले दिन ही स्टार्ट हो जाएगा या हफ्ते बाद नहीं हो सकता। तो ये जो एक रफली है ऑन एवरेज वो 2 से 14 दिन का है। और जो अंदर डैमेज करता है वायरस, क्योंकि वायरस अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, बढ़ता है और जाके वो बहुत सारे निज़ामों पे असर करता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा इसका असर है वो खून की शरियानों को ये डायलेट कर देता है, और अंदर प्रोटीन्स होता है उसका प्रेशर, जिसकी वजह से लीकेज होती है फ्लूइड की जिस्म के अंदर ही कई दफ़ा पानी का, क्योंकि पता नहीं चलता, लेकिन उसका जो पता चल सकता है वो ब्लड प्रेशर की कमी से जो है वो पता चलता है। धड़कन तेज़ हो जाती है, बीपी एकदम ड्रॉप हो जाता है, यानी कि पेशेंट जो है वो शॉक में भी जा सकता है। तो वो जो लीकेज है वो सारी उसमें आती है। अच्छा जी, बाकी ये देखना है कि इसमें पानी कितना इस्तेमाल करिए, नमक या पानी का इस्तेमाल आप समझ लें कि पानी की और कमी भी नहीं, वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि पेशेंट को नोज़िया और वॉमिटिंग भी साथ हो जाती है, उल्टियाँ आ रही होती हैं, इसलिए वो मरीज़ कहता है कि पानी पिया नहीं जाता है। या बल्कि तेज़ बुखार में तो वैसे भी एक तो वेपोरेशन हो रही होती है, पेशेंट का बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है। पानी तो इसमें जितना पिया जा सके हम एडवाइस भी करते हैं पेशेंट्स को कि पिएँ जितना पी सकते हैं। और डेफिनेटली नमक का रोल है, जहाँ तक कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की बात है तो बीपी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पल्स प्रेशर होता है, वो ज़ाहिर बात है डॉक्टर्स को बेहतर इस चीज़ का पता है, लेकिन ब्लड प्रेशर आम ज़ुबान में एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है उसको मेंटेन करना। अच्छा जी, एक ये बताएंगे ये बुखार बगैर किसी इलाज के भी ठीक हो सकता है कुछ मरीज़ों में, या ये है कि कौन कौन सी दवाई नहीं देनी जिसके ये मतलब ज़्यादा खतरा है? उसमें जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट टू पेशेंट सीवियरिटी फ़र्क होती है। ये वायरल इन्फेक्शन है, जैसे फ्लू है, कोरोना है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं एक ही फैमिली के अंदर, किसी को अटैक ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। हर एक पेशेंट उस हद तक कॉम्प्लिकेशन तक नहीं जाता। कॉम्प्लिकेशंस कम मरीज़ों में होती हैं, लेकिन वो सीवियर होती हैं। और उसके साथ साथ दूसरा आपने सॉरी क्या चीज़ पूछी थी एक और दूसरा कौन कौन सी दवाई खतरनाक है? एस्प्रिन या डिक्लोरान वगैरह डैमेज करती और ब्रूफन स्पेशली, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये पानी कमी की वजह से रीनल यानी कि गुर्दे पे भी लोड होता है। जो अगर एस्प्रिन और जो ब्रूफन है वो उसको मज़ीद फेलियर की तरफ ले जाती है, स्पेशली अगर पेशाब का कम होना अगर हो जाए, तो इसलिए वो तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं हम लोग। सिर्फ अलबत्ता पैनाडोल सेफ़ होती है, उसको पैनाडोल तो हम यूज़ करवाते भी हैं और वो ले सकता है पेशेंट इसमें। अच्छा, कौन कौन सी खतरनाक अलामतें हम देखें मरीज़ में कि उसको उसी वक्त
डेंगू वार्ड में चले जाना है, किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिशन होना उसका ज़रूरी है? जी जी, उसमें सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना और कुछ खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाने से बीपी का लो हो जाना, फिर अगर बहुत ज़्यादा रैश हो जाए या खून की उल्टी आ जाना या खून अगर आने लग जाए, उसका ज़्यादातर मतलब होता है कि प्लेटलेट्स बहुत ड्रॉप हो गए हैं पेशेंट के। या फिर बहुत हाई ग्रेड फीवर है कि पेशेंट बिल्कुल ही गनूदगी में, किसी लेथार्जिक हो जाता है, उठा ही नहीं जा रहा होता उससे, वो न्यूट्रोपीनिया होता है, यानी कि उसमें एक खुलिये होते हैं खून के गोदे में, वो कम हो जाते हैं, तो इसमें उनका एडमिशन ज़रूरी होता है। अच्छा, दूसरा ये पूछना ज़रूरी है कि लेबॉरेटरी टेस्ट जो हैं वो कितनी, कौन कौन से किस किस दिनों में, क्योंकि कोई लेबॉरेटरी टेस्ट पॉजिटिव पहले आते हैं, किसी का बाद में इफेक्ट आता है, तो आप क्या रिकमेंड, क्या आप उसमें पेशेंट की हिस्ट्री, यानी कि जब हम पूछते हैं उसको कि बुखार किस दिन से शुरू हुआ है, उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट इसमें बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। एक तो वायरस का एंटीजन होता है, यानी कि जो वायरस को डिटेक्ट करने का टेस्ट होता है, PCR करते हैं उसके लिए, तो वो बेसिकली शुरू वाले दिनों में होता है, जिन दिनों में बुखार स्टार्ट हुआ है, पहले 4 से 5 दिन में रहेगा, उसके बाद वो टेस्ट डिटेक्ट नहीं होता, तो मरीज़ कई दफ़ा उसको ले लेते हैं कि लो जी वो तो हमारा नेगेटिव हो गया, लेकिन वो टाइम गुजर चुका होता है। उसके बाद एंटीबॉडीज़ आ जाती है डेंगू की, वो IgG और IgM एंटीबॉडीज़, तो 5वें दिन के बाद ये वो बॉर्डर लाइन होता है, 5वें 6 दिन, 7वें दिन पे आके एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। प्लस जो कॉमन सा टेस्ट इसमें हम है वो CBC, वो तो हर पेशेंट का होना चाहिए, ताकि हम उसमें खून के खुलिये, स्पेशली जो वाइट सेल्स हैं और प्लेटलेट्स, वो देख सकें। अच्छा, तो मतलब अगर खून टेस्ट का ब्लड कंप्लीट किया, उसमें प्लेटलेट पूरे हैं लेकिन वाइट सेल ज़्यादा हैं, तो फिर भी उसका है चांस कि उसको ज़्यादा, आप समझ लीजिए? जी, वाइट सेल्स कम इसमें कम हो जाते हैं, न्यूट्रोपीनिया होता है, तो बिल्कुल उसमें भी होता है। हर पेशेंट्स के प्लेटलेट्स ड्रॉप नहीं होते, तो वो भी ज़रूरी है कि अगर प्लेटलेट्स एक, यानी कि वही बात है, नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि वो टेस्ट हम उसकी बेस पे 100% नहीं कह सकते। जैसे आजकल बुखार है, कुछ लोगों के प्लेटलेट्स वैसे ही कम होते हैं, प्रेगनेंसी में कम हो जाते हैं, ITP एक बीमारी होती है उसमें कम हो जाते हैं, तो अकेले प्लेटलेट्स कम होने से तो हम 100% नहीं कह सकते कि ये डेंगू है। तो ये रिपीट कब करें ब्लड कंप्लीट, जो डेली प्लेटलेट काउंट और वाइट सेल की काउंट डेली देखनी चाहिए या 2 दिन बाद, या उसमें तो देखें अगर जो सीरियस केस में एग्जैक्टली जो पेशेंट सीरियस होता है, जो एडमिटेड होता है, उसमें तो दिन में 2 बार करने की ये इंस्ट्रक्शन है कि आप 12 घंटे के वक्फे से करें। लेकिन जो आउटडोर बेसिस पे पेशेंट आते हैं, अगर उनके एक हद तक प्लेटलेट्स, फॉर एग्जांपल के प्लेटलेट्स नॉर्मल 1.5 लाख से 3 लाख होते हैं, लेकिन अगर वो 50,000 से ऊपर रहते हैं तो आपको बहुत कोई एमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनमें कोई 20,000 पे आ जाएँ, 5,000 पे आ जाएँ, 6,000 पे आ जाएँ, तो उनमें डेफिनेटली, क्योंकि रिस्क होता है कि कभी भी खून इंटरनल ब्लीड हो सकता है, यानी कि अंदर ही खून का ज़िया हो सकता है और शरीयान फट सकती है, ब्रेन हैमरेज तक हो जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर मॉनिटरिंग सुबह शाम या 6 से 8 घंटे बाद हो। तो डेथ रेट क्या है ओवरऑल, कोई स्टैटिस्टिकली? जी, स्टैटिस्टिकली डेथ रेट आजकल तो अब बहुत लो हो गया है, कुछ 1-2 सालों में, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी कुछ मेजर्स लेनी शुरू की और लोगों में अवेयरनेस आ गई कि इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। तो स्टार्ट में तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब आके डेथ रेट इसका 1 to 2% से ज़्यादा नहीं रहा। वो भी उन पेशेंट्स का होता है जो डिले पहुंचते हैं या पहले इधर उधर से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। अदरवाइज़ अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो तो फिर उसमें डेथ होना यानी कि बहुत ही एक ना, यानी कि उसमें कह लें कि नहीं होनी चाहिए अगर अच्छी मैनेजमेंट हो तो। अगर कॉम्प्लिकेशन हार्ट पेशेंट है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें टाइम। अच्छा, प्रिवेंशन का बड़ा ज़रूरी है। जैसे बाकी बीमारियों में देखते हैं कि जो मच्छर, कुछ सालों से हमारे मुल्क में ये बीमारी फैली, वायरस भी आया, मच्छर भी आया, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और पब्लिक को क्या करनी चाहिए हमने प्रिवेंशन के लिए? जी, उसमें तो बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन। तो इस तरह की जो वायरल डिजीज़ है उसमें तो प्रिवेंशन ही पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जिस पे शायद इतनी बात नहीं होती। इस बार भी गवर्नमेंट ने कुछ ले किया। बारिशें जहाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे लाहौर से अब जो ट्रैवल करके पेशेंट आते हैं, उनमें डेंगू का हमारे उकाड़ा में जैसे आ रहे हैं, तो वो हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें प्रिवेंशन के लिए हमें यही साफ़ पानी का, जैसे मच्छर है, आप लोगों को आइडिया होगा इसका, उसमें बरसात के बाद कहीं पानी ना खड़ा होने दें, छतें देखें, गमले देखें, कूलर में पानी खड़ा होता है, गवर्नमेंट भी इस किस्म का बताती रहती है। प्लस स्प्रे का इन्होंने मेजर्स लिए थे कि घर टू घर, स्पेशली जिन एरियाज़ में सर्विलेंस होती है, कहाँ पे ज़्यादा प्रीवलेंस है डिजीज़ की, यानी कि कहाँ ज़्यादा मच्छर है, कहाँ मरीज़ ज़्यादा है, उस एरिया को पूरे को फिर आगे ये लोग स्प्रे के ज़रिए और दूसरे पानी के मच्छरदानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वो भी स्पेशली अगर किसी को डेंगू हो गया, लोग कहते हैं इसको तो हो गया तो कुछ, लेकिन उसको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेम मच्छर जिसको पेशेंट को डेंगू हुआ हुआ है उसको काट के दूसरे को काटेगा तो वो दूसरे बाकी सबको भी हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डेंगू के लिए अलग वार्ड्स बनाए होते हैं और उसमें सब में मच्छरदानी होती है। तो बेहतर है कि वहाँ दाखिल हो। अगर घर में रहना है तो उसमें केयर की ज़रूरत है कि मच्छर बाकियों को ना काटे। मॉस्पिल लगा लें, बाजू फुल शर्ट जो है, अब तो बहुत किस्म के आए हुए हैं, वो स्प्रेज वगैरह आए हुए हैं, तो जो लोग बाहर सोते हैं बाहर ना सोएं, अंदर सोएं, और वो सारा इसमें मामला है। सही सही। शुक्रिया व्यूअर, हमने आपके से आपके साथ ये शेयर की हैं कुछ चीज़ें डेंगू फीवर के मतलब। इसके ज़्यादा खौफज़दा नहीं होना चाहिए, ये आमतौर पर ठीक हो जाता है, घर में भी ठीक हो जाता है हल्का बुखार, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको मॉनिटर करेगा। तो और कई किस्म के बुखार हैं आजकल, 90% दूसरे बुखार हैं,
गला ख़राब के, खांसी के, इसलिए हर बुखार को डेंगू से। तो नेक्स्ट टाइम आपको और कोई किसी बीमारी के मतलब अच्छी मालूमात के लिए हाज़िर होंगे। शुक्रिया।